My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में चर्चा किया था और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जो ग्रुप्ड डेटा होती हैं, ग्रुप्ड डेटा के लिए या वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम मानक विचलन की गणना कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम सभी लोगों ने पिछले वीडियो में या पिछली कक्षा में चर्चा किया था। प्रिय विद्यार्थियों, उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन की हम लोग गणना करते हैं उसमें शेपर्ड करेक्शन या शेपर्ड संशोधन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। उसके उपरांत कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता गुणांक क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज मानक विचलन गुणांक की गणना कैसे की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और आज के क्लास में, इस वीडियो के अंत में हम सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेरिएंस या प्रसरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज की क्लास को हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा किया था। उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था और उस फॉर्मूले का प्रयोग करके वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना करने के बारे में हम सभी लोगों ने सीख लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग मानक विचलन की गणना की बात कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने प्रारंभ में कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वर्ग होते हैं, जो विभिन्न वर्ग होते हैं, सभी विभिन्न वर्गों के लिए जो आवृत्तियां होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यह माना जाता है, यह एजम्पशंस होता है कि विभिन्न वर्गों की समस्त आवृत्तियां जो है वो प्रत्येक वर्ग की मध्य बिंदु पर केंद्रित हैं। इसी चीज को हम लोगों ने मान करके मानक विचलन की गणना जो है वर्गीकृत आंकड़ों या ग्रुप डेटा के लिए किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड जो एजम्पशंस है कि जितनी भी आवृत्तियां होती हैं वो विभिन्न वर्गों के मध्य बिंदु पर केंद्रित होती हैं, इसी से रिलेटेड है हमारा शेपर्ड करेक्शन या शेपर्ड संशोधन, जो कि जो मानक विचलन की जो वैल्यू आती है, जो हम लोग गणना करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, उसमें जो करेक्शन है जिसको कि शेपर्ड करेक्शन कहा जाता है, तो शेपर्ड संशोधन या शेपर्ड करेक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया भी, आप सभी लोग जान भी रहे हैं, पूर्व की कक्षा में, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित समंकों से मानक विचलन की गणना करते समय विभिन्न वर्गों के समस्त आवृत्तियों को वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित माना जाता है। ध्यान दीजिए कि माना जाता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उस सभी क्लास का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पे केंद्रित है, सभी क्लास की या वर्ग की जो मध्य बिंदु है उसी पर केंद्रित होती हैं फ्रीक्वेंसीज, और उसी को हम लोग यक्स मान लेते थे। जो मिड पॉइंट आता था उसी को हम लोग यक्स मान करके मानक विचलन की गणना करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन ऐसा जो है वास्तव में संभव नहीं है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, जितनी भी आवृत्तियां हैं, वे सभी जो है प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु पर केंद्रित हो। तो इस तरह से जो ये एजम्पशंस है, यह एजम्पशंस कुछ कंडीशन में फेल हो जाता है। जो
एजम्पशंस है कि विभिन्न वर्गों की समस्त आवृत्तियों के वर्गों के मध्य बिंदुओं पर केंद्रित माना जाता है। यह एजम्पशंस जो है जब हमारा डेटा जो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है या सतत वितरण में होता है तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस प्रकार की मान्यता का सतत वितरण या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा होना कदाप संभव नहीं है। जहां पे जब हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अर्थात तो सतत वितरण है और सतत वितरण में जो फ्रीक्वेंसीज या स्कोर्स हैं जब सतत हैं, कंटिन्यूअस है, तो वहां पर हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग की जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट पे ही सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हों। तो जब ऐसा संभव नहीं है तो इसके तो हम कह सकते हैं कि जब यह मान करके हम लोग ने जो स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन की गणना की उसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, क्योंकि फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या सतत वितरण के लिए यह कदाप संभव नहीं है कि सभी की सभी आवृत्तियां, सभी की सभी फ्रीक्वेंसी जो हैं वो मिड पॉइंट पर केंद्रित हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस मान्यता के कारण मध्यमान के मान पर तो प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मध्यमान की गणना में आए अंतरों के लगभग समान आकार में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाने की संभावना होती है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे मान लीजिए कि हमारा 9 से लेकर के 14 के बीच में कोई एक वर्ग है, तो इसका ये जब हम x निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए 0 से लेकर के 4 तक हमारा कोई है तो इसको 0 से 4 हो गया, या 5 से लेकर के 9 हो गया, या 10 से लेकर के 14 हो गया। इस तरह से हमारा जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम जो क्लासेज होती हैं इस क्लास में जब हम विद्यार्थियों जब x की गणना करते थे तो 0 से 4 के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे आ जाता था 2, 9 से 5 के लिए दोनों को जोड़ करके हम लोग डिवाइड कर दिया 2 से तो 7, 10 से 14 के लिए 2 से जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते थे हम लोग तो 12। इस तरह से हमारा x का मान आ जाता था। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो x का मान है अर्थात जो मध्य मान है, मध्य मान के मान पर इस एजम्पशंस का कोई प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मध्य मान है वो क्या है, बीच के मान को हम लोग लेते हैं। तो मध्य मान की गणना में आए अंतरों के लगभग समान आकार में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाने की संभावना होती है, और इसी कारण से जो मीन या मध्य मान का मान होता है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है इस एजम्पशंस के होने या ना होने से, या इस एजम्पशंस को फॉलो करने या ना करने से। लेकिन जब हम लोग बात प्रिय विद्यार्थियों करते हैं मानक विचलन की, तो मानक विचलन के मान पर वास्तविक रूप से यह प्रभाव पड़ता है। तो परंतु मानक विचलन का मान वास्तविक मान से कुछ अधिक प्राप्त होता है, अर्थात जो एजम्पशंस है उस एजम्पशंस को जब हम मानते हैं तो मानक विचलन का जो मान होता है वो जो रियल एसडी होगा, जो रियल वैल्यू ऑफ एसडी होगा उस वैल्यू से कुछ अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि ये पूरी की जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेटा का तो पूरा का पूरा एजम्पशंस को फुलफिल कर पाना असंभव है या ऐसा संभव नहीं होता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी से रिलेटेड जो एसडी की गणना हम लोग करते हैं वो एसडी का मान जो है कुछ वास्तविक एसडी के मान से अधिक होता है, तो इसी को संशोधित करने का प्रयास शेपार्ड महोदय ने किया। तो शेपार्ड ने सिद्ध किया कि यदि प्राप्तांकों का वितरण कंटिन्यूअस हो अर्थात सतत हो तथा आवृत्तियां दोनों ओर शून्य की तरफ प्रवृत्त हो रही हो, तब वर्गीकरण त्रुटि के लिए मानक विचलन को हम एक सूत्र के द्वारा संशोधित कर सकते हैं। और ये जो सूत्र दिया गया शेपर्ड साहब ने, इसी को हम लोग शेपर्ड करेक्शन कहते हैं। तो शेपर्ड साहब ने यह सिद्ध किया कि यदि जो हमारा स्कोर्स है, जो प्राप्तांक है, वो प्राप्तांकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण वो क्या है, कंटिन्यूअस है या सतत है, तब इस एजम्पशंस को जिसको हम लोग मान रहे थे कि सारे के सारे फ्रीक्वेंसी जो है प्रत्येक वर्ग की मध्य बिंदु पर केंद्रित होते हैं, ऐसा नहीं हो पाता। फ्रीक्वेंसी जब शून्य के दोनों ओर प्रवृत्त होती हैं तब वर्गीकरण त्रुटि के लिए मानक विचलन को हम लोग एक सूत्र के द्वारा संशोधित करते हैं, और वो जो सूत्र है उस शेपर्ड साहब ने दिया, उसी को हम लोग शेपर्ड करेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो फार्मूला है वो आपकी स्क्रीन पर है, संशोधित मानक विचलन दैट इज सिग्मा सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस टी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर यदि हम लोग एस टी की बात करते हैं तो मानक विचलन है, और आई की बात करते हैं तो क्या है, वर्ग विस्तार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है संशोधित मानक विचलन जिसको हम लोग शेपर्ड करेक्शन कर रहे हैं। तो जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो
मान आता है ESD का वह रियल ESD के मान से कुछ अधिक होता है, तो उसको हम लोग संशोधित मानक विचलन निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है वो फॉर्मूला है √ESD स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, वेयर ESD इज द स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन एंड आई इज द क्लास इंटरवल या वर्ग विस्तार। तो प्रिय विद्यार्थी, ये है सेपार्ट करेक्शन। सेपार्ट करेक्शन के द्वारा हम लोग जो रियल वैल्यू ऑफ ESD होती है, जो कि उससे जो अधिक जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ESD होती है, उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ESD को रियल वैल्यू ऑफ ESD निकालते हैं। रियल वैल्यू ऑफ ESD निकालने के लिए हमें शेपार्ड करेक्शन करना पड़ता है, और उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। संशोधित मानक विचलन दैट इज सिग्मा C इज इक्वल टू √ESD स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। फिर विद्यार्थी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब अगले हेडिंग में बढ़ते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता गुणांक। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग विचलनशीलता गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। प्यारे भाई और बहनों, विचलनशीलता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कई समूहों की विचलनशीलता की तुलना करने में तथा विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त अंकों से ज्ञात किए गए मानक विचलनों की तुलना करने में विशेष उपयोगी होता है। ध्यान दीजिए, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है या विचलनशीलता गुणांक है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे पास कई ग्रुप्स होते हैं, कई समूह होते हैं, तो कई समूहों का जो वेरिएशन है या विचलनशीलता है उसकी जब हमें कंपैरिजन करनी होती है, तो कंपैरिजन करने में या ESD का कंपैरिजन करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तो कई समूहों के विचलनशीलता की तुलना करने में तथा विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त अंकों से ज्ञात किए गए मानक विचलनों की या स्टैंडर्ड डेविएशन की कंपैरिजन करने या तुलना करने में हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का प्रयोग हम करते हैं या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उपयोगी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब सभी समूहों पर एक ही परीक्षण प्रशासित किया गया हो तथा मध्यमान लगभग बराबर हो, तब मानक विचलनों की तुलना करके समूहों की विचलनशीलता को आसानी से हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि ये जो टेस्ट है वो क्या हो? सिंगल टेस्ट या कोई एक टेस्ट हो, एक परीक्षण हो, और इसी परीक्षण को हम सभी ग्रुप पर प्रशासित करें, एडमिनिस्टर करें। जितने भी ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 जो भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों पर यदि हम एक ही टेस्ट को प्रशासित करते हैं, एक ही परीक्षण को प्रशासित करते हैं, और जहां पर जो मीन 1 इक्वल टू मीन 2 इक्वल टू मीन 3, अर्थात जितने भी मीन है सभी मीन लगभग क्या हो? बराबर हो। तो जब सभी मध्यमान या मीन बराबर होंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन की तुलना करके समूह की विचलनशीलता के बारे में अपना कथन दे सकते हैं कि किस समूह के स्कोर्स ज्यादा विचलित हैं या किसमें जो है वेरिएशन अधिक है और किसमें वेरिएशन कम है। ध्यान दीजिए, कब ऐसा हम कर सकते हैं? जब जो है एक ही परीक्षण सभी समूहों पर प्रशासित किया गया और सबका मध्यमान जो हो लगभग क्या हो? सभी समूहों का मध्यमान लगभग बराबर हो। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे कंडीशन में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करके कंपैरिजन करते हैं। लेकिन एक दूसरी कंडीशन है, जब मध्यमान भिन्न भिन्न होता है, अर्थात मीन्स का मान सभी ग्रुप के लिए, सभी समूहों के लिए जब अलग अलग होता है, तब मानक विचलनों की तुलना न करके हम विचलनशीलता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की तुलना करते हैं। ध्यान दीजिए कि जब मीन या मध्यमान का मान सभी समूहों का बराबर होता है या लगभग बराबर होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानक विचलन के द्वारा या मानक विचलन की तुलना करके विचलनशीलता के बारे में अपना स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जब मीन्स या मध्यमान बराबर न हो, अलग अलग हो सभी समूहों का, तब ऐसी कंडीशंस में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस निकालते हैं, विचलनशीलता गुणांक निकालते हैं, और विचलनशीलता गुणांक के द्वारा हम क्या करते हैं कि सभी समूहों के प्राप्तांकों के या स्कोर्स के विचलनशीलता के बारे में अपना कथन या स्टेटमेंट दे पाते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसी कंसेप्ट को। इस एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि एक समूह है छात्रों का, उस छात्रों के समूह का जो मध्यमान लंबाई है वो क्या है? 140 सेंटीमीटर है, और मानक विचलन जो है वो क्या है? 20 है। ध्यान दीजिए, मीन इक्वल टू 140 सेंटीमीटर एंड ESD या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू मानक विचलन जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या है? 20 है छात्रों के लिए। और ये छात्राओं की तो देखें हम लोग, तो गर्ल्स के लिए जो मीन है, मध्यमान वो क्या है? 130 सेंटीमीटर, और ESD जो है वो क्या है? 19 सेंटीमीटर। तो प्रिय विद्यार्थियों,
यहाँ पर देखिए मीन या मध्यमान क्या है 140 सेंटीमीटर और 130 सेंटीमीटर। मानक विचलन जो है वो ये 20 है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 19 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये देखें हम लोग तो यहाँ पे जो मीन है, मीन जो है भिन्न है, डिफर कर रहा है दोनों समूहों के लिए। तो मीन के आधार पर जब मीन डिफर कर रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के वैल्यू के आधार पर हम दोनों समूहों के स्कोर्स या प्राप्तांकों की या छात्रों की विचलनशीलता के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स या कथन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मध्यमान है वो मध्यमान आप देखिए मध्यमान दोनों का वैरी कर रहा है, एक का 140 सेंटीमीटर दूसरे का 130 सेंटीमीटर है। तो फिर विद्यार्थियों इस तरह से यह कहना उचित नहीं होगा कि छात्रों के समूह में विचलनशीलता अधिक है। यदि हम लोग ऐसे देखते हैं तो बॉयज के लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन हो क्या है 20 है और गर्ल्स के लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन हो क्या है 19 सेंटीमीटर है। तो इस आधार पर हम कह सकते थे कि बॉयज के लिए जो विचलनशीलता है वो अधिक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो मीन है वो इक्वल नहीं है दोनों का, इसलिए हम यह नहीं कह सकते, यह कहना उचित नहीं होगा कि बॉयज का छात्रों का जो विचलनशीलता है छात्रों के समूह में वो अधिक है गर्ल्स की तुलना में। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की गणना करते हैं अर्थात विचलनशीलता गुणांक की गणना करते हैं। फिर विद्यार्थियों अब हम लोग क्या करेंगे कि विचलनशीलता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की गणना करेंगे दोनों समूहों के लिए अर्थात बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो दोनों समूहों की तुलना करने के लिए हम सर्वप्रथम इन समूहों के लिए विचलनशीलता गुणांक की गणना दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन कोफिशिएंट की गणना करेंगे। तो छात्रों के लिए जब हमने गणना किया तो छात्रों के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मान आया दैट इज 14.29 आया, और इसी तरह जो बालिकाओं के लिए छात्राओं के लिए जो विचलनशीलता गुणांक का मान आया दैट इज 14.62 आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले हम लोग जो सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन पे ध्यान दे रहे थे तो वहां पे हम लोग कह रहे थे कि छात्रों के समूह के लिए विचलनशीलता अधिक है, परंतु जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से विचलनशीलता गुणांक पर ध्यान दे रहे हैं तो बॉयज के लिए 14.29 है और गर्ल्स या छात्राओं के लिए विचलनशीलता गुणांक का मान 14.62 है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गर्ल्स या छात्राओं की समूह में जो विचलनशीलता है वो अधिक है बॉयज की अपेक्षा। तो प्रिय विद्यार्थी इस तरह से विचलनशीलता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के मान से स्पष्ट है कि छात्राओं का समूह अधिक विचलनशीलता वाला है। तो इस तरह से विद्यार्थी इस एग्जाम्पल के द्वारा इस उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने ये देखा कि विचलनशीलता गुणांक की गणना हमें कब करनी चाहिए और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, कब करना चाहिए। जब मध्यमान का जो मान हो वैरी कर रहा हो भिन्न भिन्न हो तो उस ऐसी कंडीशंस में हम सिर्फ जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के आधार पर किसी समूह की विचलनशीलता के बारे में स्टेटमेंट नहीं दे सकते, निर्णय नहीं ले सकते, और ऐसे कंडीशन में हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता गुणांक की गणना करनी पड़ेगी और विचलनशीलता गुणांक की गणना करके ही हम दोनों समूहों के विचलनशीलता के बारे में अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और एक और कंडीशन है जब हम विचलनशीलता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का प्रयोग करते हैं। कंडीशन क्या है कि जो जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राप्तांकों की तुलना हमें करनी होती है तब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता गुणांक की गणना करते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राप्तांक अर्थात अलग अलग टाइप्स के जब स्कोर्स हों तो ऐसे स्कोर्स का कंपैरिजन करने में हमें जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता गुणांक मददगार होता है। तो विद्यार्थियों जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राप्तांकों के लिए विचलनशीलता की तुलना करनी होती है तब भी विचलनशीलता गुणांक का प्रयोग हम करते हैं। ध्यान दीजिए कब करते हैं, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राप्तांकों के लिए विचलनशीलता की तुलना हमें करनी हो, अर्थात दो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स के जो स्कोर्स हैं उसके जो विचलनशीलता है उस विचलनशीलता की हमें तुलना करनी होती है तब हम जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की गणना करते हैं, विचलनशीलता गुणांक की सहायता लेते हैं। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक समूह है जहां पर हम परिवार की आर्थिक स्तर को देख रहे हैं अर्थात इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली देख रहे हैं और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली में हम लोगों ने देखा कि
जो परिवार है उसका मीन जो है वो क्या है 370 आ रहा है, मध्यमान 70 और स्टैंडर्ड डिवीजन 120 है। और दूसरा है हमारा जो डेटा है वो परिवार के आकार का, साइज ऑफ द फैमिली है, और वहां पे साइज ऑफ द फैमिली में जो मीन है वो क्या है 3.8 है, और मानक विचलन जो है स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 23 है। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, यहाँ पे क्या हम गणना करें परिवार के आर्थिक स्तर का और यहाँ पे परिवार के आकार का। दोनों यदि हम लोग देखें तो दोनों जो डेटा है वो क्या है अलग अलग टाइप्स का है। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, आर्थिक स्तर के बारे में हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे साइज फैमिली साइज के बारे में देख रहे हैं। इकोनॉमिक स्टेटस की हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक स्टेटस में अर्थ की बात किया जा रहा है, रुपए की बात की, और वहाँ पे जो मध्यमान है या धन की बात करते हैं, मध्यमान जो आ रहा है वो 370 है और मानक विचलन जो है 120 है। जबकि साइज ऑफ द फैमिली में कितने आप परिवार में कितने सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है, जहां पे मीन 3.8 आ रहा है और मानक विचलन 223 आ रहा है। तो फिर विद्यार्थियों उपयुक्त परिस्थिति में परिवार के आर्थिक स्तर की विचलनशीलता की तुलना परिवार के आकार की विचलनशीलता से करने में भी विचलनशीलता गुणांक का उपयोग करना उचित होगा। अर्थात यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है जो दो समूह है, जहां पे हम एक में परिवार के आर्थिक स्तर को देख रहे हैं और दूसरे में परिवार के आकार को देख रहे हैं, तो ऐसे दो समूहों में के लिए विचलनशीलता किस समूह में अधिक है, यदि हम इसका कंपैरिजन करना चाहें तो इसका कंपैरिजन करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता गुणांक की मदद लेनी पड़ेगी। विचलनशीलता गुणांक के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि किस समूह के जो स्कोर्स हैं या प्राप्तांक हैं या डेटा है उसमें विचलनशीलता अधिक है। प्रिय विद्यार्थियों, मध्यमान तथा मानक विचलन प्राप्तांक की इकाई के रूप में ही व्यक्त होते हैं, जिसके कारण इकाइयों के भिन्न होने पर तुलना करना असंभव होता है। अभी पूर्व में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा वहां पे यदि हम लोग देखें तो आर्थिक स्तर की जो बात कर रहे हैं, आर्थिक स्तर को हम धन या रुपए में व्यक्त करेंगे, और जबकि जो परिवार के आकार की हम लोग बात करें वहां पे हम व्यक्तियों की संख्या की बात करते हैं। तो दोनों का जो यूनिट्स है, जो दोनों का इकाई है, वो दोनों का इकाई या यूनिट्स क्या है भिन्न है। और जब भिन्न भिन्न इकाई होते हैं, भिन्न भिन्न यूनिट्स होते हैं, तो भिन्न भिन्न यूनिट्स या इकाई वाले समूहों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। भिन्न भिन्न इकाई वाले जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं उस स्टैंडर्ड डेविएशंस की कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उपरोक्त उदाहरण में आर्थिक स्तर के मापन की जो इकाई होगी वो क्या होगी, रुपया होगी। मापन की इकाई क्या, आर्थिक स्तर के लिए रुपया है, जबकि परिवार के आकार के लिए व्यक्तियों की संख्या, और दोनों का देखिए यूनिट्स जो है वो क्या है डिफर है। यहाँ पे इकाई जो है वो क्या है रुपया है, रुपीज है, यहाँ पे जो है वो इकाई क्या है व्यक्तियों की संख्या है। तो ऐसे कंडीशंस में जो स्टैंडर्ड डिविएशंस आता है वो भी क्या होगा, जिसमें स्कोर्स की जो इकाई होती है उसी इकाई में स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तब ऐसे कंडीशन में चूंकि दो अलग अलग इकाई है या यूनिट्स हैं, तो हम जो है मानक विचलन की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, विचलनशीलता गुणांक इन दोनों के मानक विचलनों को मध्यमान के प्रतिशत में बदल देता है, और जिससे प्राप्त गुणांक मापन की इकाई के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जब हम विचलनशीलता गुणांक की गणना करते हैं तो क्या करता है कि जो मापन की इकाई है उस मापन की इकाई के बंधन से उसको मुक्त कर देता है, उसको मापन की इकाई को हटा देता है और मानक विचलनों को मध्यमान के परसेंट में या प्रतिशत में बदल देता है। अर्थात यहाँ पे यूनिटलेस उसको बना देता है। मापन की जो इकाई होता है उसका बंधन खत्म करके विचलनशीलता गुणांक मध्यमान के प्रतिशत में स्टैंडर्ड डिविएशन को बदल देता है, और उसी को हम लोग विचलनशीलता गुणांक कहते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, दैट इज वह यह है कि विचलनशीलता गुणांक का प्रयोग केवल आनुपातिक स्तर पर प्राप्त धनात्मक प्राप्तांकों तक ही सीमित रखना उचित होता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, आप लोगों ने रेशियो लेवल पढ़ा होगा, तो आनुपातिक स्तर या रेशियो लेवल के जो स्कोर्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, उसके धनात्मक प्राप्तांक तक ही इस विचलनशीलता गुणांक का प्रयोग करना उचित होता है। तो विचलनशीलता गुणांक का प्रयोग केवल रेशियो लेवल या अनुपातिक स्तर पर प्राप्त धनात्मक प्राप्तांकों तक ही सीमित रखना उचित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन गुणांक की गणना कैसे की जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व में भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा जो स्कोर्स होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं, उसी की यूनिट में होता है, उसी की इकाई में होता है। तो मानक विचलन सदैव आंकड़ों विशेष की इकाई विशेष में होते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारा डेटा है, जो हमारा आंकड़ा है, इसकी जो यूनिट होगी वही यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन की भी
भी होती है। तो जब जो आंकड़े हैं, डेटा है, स्कोर्स हैं, उसकी यूनिट में ही स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट होती है। तो अलग अलग यूनिट वाले स्टैंडर्ड डेविएशन का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मानक विचलन सदैव आंकड़े विशेष की इकाई विशेष में होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पूर्व में भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, और एक और उदाहरण देख सकते हैं जहां पे ये हम लोग स्टूडेंट्स का अचीवमेंट की बात करते हैं, उपलब्ध परीक्षण की बात करते हैं। तो जो अचीवमेंट है या उपलब्ध परीक्षण है, वहां पे प्राप्तांकों का मानक विचलन जो होगा प्राप्तांक की इकाई में होता है। जबकि यदि हम लोग आईक्यू की बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो बुद्धि लब्धि आईक्यू की बात करते हैं, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो आईक्यू आता है वो बुद्धि लब्धि की इकाई में होता है। जबकि उपलब्ध परीक्षण में प्राप्तांकों का मानक विचलन जो है प्राप्तांकों की इकाई में होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो परीक्षण होता है, उस परीक्षण के जो प्राप्तांक होते हैं, उस प्राप्तांक की जो इकाई होती है, उसी इकाई में स्टैंडर्ड डेविएशन की भी इकाई वही होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों स्पष्ट है कि भिन्न इकाई वाले मानक विचलनों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि कोई एक रुपए में है, दूसरा एक परिवार में सदस्यों की संख्या पे है, तो दो अलग अलग जो है इकाई वाले स्टैंडर्ड डेविएशन का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। कोई एक प्राप्तांक की इकाई में है, कोई एक बुद्धि लब्धि की इकाई में है, तो ऐसे समूहों की तुलना हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका यूनिट अलग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भिन्न इकाई वाले मानक विचलनों की तुलना नहीं की जा सकती, ध्यान दीजिए। और इसी कमी को पूरा करने के लिए या इसी को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि मानक विचलन को, जो अलग अलग समूहों के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूनिटलेस बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी में भिन्न इकाई वाले मानक विचलनों की तुलना करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें यूनिटलेस या इकाई रहित बनाया जाता है, और इकाई रहित मानक विचलन को ही हम मानक विचलन गुणांक के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट क्या है? जो इकाई रहित मानक विचलन होता है, उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इकाई रहित मानक विचलन ही स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, विचलनशीलता गुणांक या मानक विचलन गुणांक वास्तव में मध्यमान के प्रतिशत के रूप में मानक विचलन की अभिव्यक्ति है। ध्यान दीजिए, जो विचलनशीलता गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, मानक विचलन गुणांक जिसे हम लोग कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट, वो क्या है? वास्तव में मध्यमान के प्रतिशत के रूप में मानक विचलन की अभिव्यक्ति। अर्थात जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन को परसेंटेज के रूप में, मीन का परसेंटेज, मध्यमान के प्रतिशत या मध्यमान के परसेंटेज के रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात मध्यमान के प्रतिशत के रूप में मानक विचलन की अभिव्यक्ति ही विचलनशीलता गुणांक या मानक विचलन गुणांक होता है। विचलनशीलता गुणांक या मानक विचलन गुणांक की गणना हम एक फार्मूले के द्वारा कर सकते हैं, एक सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। वो फार्मूला, वो सूत्र आपकी स्क्रीन पर है। विचलनशीलता गुणांक दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा बाई एम इंटू 100। वेर इज सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या विद्यार्थियों? सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। इसको हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि मानक विचलन गुणांक दैट इज एस डी और CV। विद्यार्थियों, यस डी स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम लोग SDC कह सकते हैं, SDC स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू सिग्मा बाई एम इंटू 100। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, क्या होगा? SDC हो जाएगा, SDC स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट मानक विचलन गुणांक, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज CV इक्वल टू सिग्मा बाई एम इंटू 100। जहां पर सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्राप्तांकों का मानक विचलन है, और एम क्या है? प्राप्तांकों का मध्यमान है। तो विद्यार्थी, यह फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम सभी लोग मानक विचलन या विचलनशीलता गुणांक की गणना आसानी से कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेरिएंस या प्रसरण के बारे में चर्चा करेंगे कि वेरिएंस या प्रसरण क्या होता है। हम चूंकि जो वेरिएंस या प्रसरण है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसी क्लास में, इसी वीडियो में वेरिएंस या प्रसरण के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, वेरिएंस या प्रसरण जो होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय n इज नोन एज वेरिएंस। विद्यार्थियों, क्या है? ध्यान दीजिए कि द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय n इज नोन एज द वेरिएंस। अर्थात
कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम द मीन, मीन से जो डेविएशन होता है स्कोर्स का, उसका स्क्वायर करके उसका सम निकाल दीजिए, उसको n से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, जो आएगा उसी को हम लोग वेरिएंस या प्रसरण कहते हैं। तो इसको यदि हम लोग इस फार्मूले के रूप में देखें तो वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x माइनस m स्क्वायर बाई n, अर्थात प्राप्तांकों का मध्यमान से जो विचलन है इसका जो स्क्वायर है उसका समेशन या उसका योग, उसको हम n से डिवाइड कर दें। द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय n इज नोन एज द वेरिएंस। तो इस चीज को यदि हम लोग फार्मूले में लिखते हैं तो वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x माइनस m स्क्वायर बाई n। पर विद्यार्थियों, इसके पूर्व में आप सभी लोगों ने मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा है, और यदि आपको फार्मूला याद होगा तो क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, या स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो दोनों फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसमें क्या डिफरेंस है। वेरिएंस का जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में जब इसको स्क्वायर रूट कर दिया गया तो क्या आ गया, दैट इज मानक विचलन आ गया। तो हम इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि मानक विचलन क्या होता है, वेरिएंस जो है वो मानक विचलन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग, मानक विचलन का स्क्वायर, या फिर मानक विचलन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, दोनों हम कह सकते हैं। अर्थात एसटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, या वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानक विचलन का वर्ग ही प्रसरण कहलाता है। अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है जिसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो वही क्या होता है, वह प्रसरण या वेरिएंस कहलाता है। मानक विचलन का स्क्वायर वर्ग ही प्रसरण कहलाता है, और प्रसरण को हम लोग सिग्मा स्क्वायर या v के द्वारा इंगित करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा स्क्वायर या v से। तो वेरिएंस को हम v या सिग्मा स्क्वायर के द्वारा डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। और यदि हम लोग एक फार्मूले के रूप में दिखाना चाहें प्रसरण को, तो सूत्र के रूप में हम वेरिएंस को निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू एसडी स्क्वायर, एसडी अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, एसडी को हम लोग सिग्मा के द्वारा दिखाते हैं तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से प्रसरण क्या है, प्रसरण या वेरिएंस इज इक्वल टू प्रसरण या वेरिएंस को हम v या सिग्मा स्क्वायर के द्वारा दिखाएंगे, और दैट इज इक्वल टू समेशन x माइनस m स्क्वायर बाई n, या यदि x माइनस m को हम लोग स्मॉल x से दिखा दें तो क्या हो जाएगा, समेशन स्मॉल x स्क्वायर बाई n। तो यह फॉर्मूला है वेरिएंस का या प्रसरण का। तो ध्यान दीजिए, वेरिएंस या प्रसरण क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का जो वर्ग होता है वही प्रसरण कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अतः प्रसरण वास्तव में प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों का मध्यमान होता है। क्या होता है प्रसरण, मध्यमान से लिए गए विचलनों के वर्गों का मध्यमान होता है, और जब उसका स्क्वायर रूट निकाल देते तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, बीजगणितीय विशेषताओं से युक्त होने के कारण उच्च स्तरीय सांख्यिकी या स्टैट्स में प्रसरण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए कि वेरिएंस या प्रसरण का सर्वाधिक उपयोग जो है स्टैट्स में करते हैं। हायर लेवल ऑफ स्टैट्स में या उच्च स्तरीय सांख्यिकी में वेरिएंस का प्रयोग अधिक किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि इसकी जो बीजगणितीय विशेषताएं होती हैं, इन बीजगणितीय विशेषताओं से युक्त होने के कारण वेरिएंस या प्रसरण का प्रयोग सांख्यिकी में या स्टैट्स में सर्वाधिक किया जाता है। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो आज की क्लास थी, जो आज की क्लास में इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन की गणना हम लोग ग्रुप डेटा के लिए करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है कुछ अधिक होता है, और उस वैल्यू को कम करने के लिए एक करेक्शन है जिसको सेपार्ट साहब ने दिया, जिसको हम लोग सेपार्ट करेक्शन या सेपार्ट संशोधन के नाम से जानते हैं। और उसके उपरांत हम लोगों ने चर्चा किया कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचलनशीलता गुणांक किसे कहते हैं, और फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात मानक विचलन गुणांक की गणना हम कैसे कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएंस या प्रसरण के बारे में चर्चा किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके अभ्यास के लिए कुछ होमवर्क भी है, कुछ गृह कार्य है। इस प्रश्न को आप करिए, जो भी आपका आंसर है उसको आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अभ्यास करेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, होमवर्क जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए वितरण हेतु संशोधित मानक विचलन, ध्यान दीजिए करेक्टेड स्टैंडर्ड स्कोर्स की स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, संशोधित मानक विचलन
मानक विचलन गुणांक दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट प्रसरण या वेरिएंस की गणना कीजिए। तो सारे फार्मूले हमने आपको बता दिए, उन फार्मूले का यूज करके आपको इन तीनों को की गणना करनी है। कैलकुलेट द करेक्टेड ESD दैट इज करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट दैट इज CV एंड वेरिएंस दैट इज वेरिएंस या V या सिग्मा स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके स्क्रीन पर है, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है 0 to 4 के लिए 2, 5 से 9 के लिए 3, 10 से 14 के लिए 5, 15 से 19 के लिए 9, 20 से 24 के लिए 11, 25 से 29 के लिए 19, 30 से 34 के लिए 16, 35 से 39 के लिए 8, 40 से 44 के लिए 4 और 45 से 49 के लिए 3 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने आपको फार्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए बताए हैं, उसका प्रयोग करके आप सबसे पहले ESD की गणना कर लीजिए और उसके बाद आप करेक्टेड ESD या करेक्टेड ST की गणना जो सेफोर्ड का जो फार्मूला है उसका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट का जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसका प्रयोग करके आप CV की गणना कर सकते हैं और वेरिएंस का जो फार्मूला बताया गया आपको, उस फार्मूले का प्रयोग करके आप वेरिएंस की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जा करके देख पाए। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, लाल होगा, रेड होगा, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारी भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली क्लास में हम सभी लोग जल्द ही मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थात मानक विचलन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।